थोड़ा सा अपना भी, चलिए खैर देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे सबसे आखिर में। हम तीसरी प्राकृत तक पहुँचे थे। प्राकृत को 3 हिस्सों में तकसीम किया, फिर उसमें से कई किस्में निकली थी जो आपने आगे पीछे देखा था कल, जैसे ये देखा था, मैंने आपको लिखवाया भी था। मागधी प्राकृत आपने पढ़ी थी, ये दूसरी किस्म थी। पहली किस्म थी शोरसेनी प्राकृत। प्राकृत की जो 3 किस्में थीं, पहली किस्म शोरसेनी प्राकृत, दूसरी मागधी प्राकृत और तीसरी अर्धमागधी प्राकृत। ठीक है, फिर उसमें महाराष्ट्री पेशाजी। इसमें कह रहे हैं कि तीसरी प्राकृत के 3 किस्मों में से 5 किस्में, ठीक है। और जो उन्होंने जो शुरू में बताया था तीसरी प्राकृत, अदबी प्राकृत के बाद अब भ्रंशों का अमल में आया, यानी प्राकृत के बाद किस जुबान का अमल दखल में आया? अपभ्रंश। अब अपभ्रंश प्राकृत के इर्तिका की तीसरी और आखिरी शक्लें हैं, इसीलिए इन्हें तीसरी प्राकृत भी कहते हैं। अपभ्रंशों का इर्तिका 500 सन 1000। ये सवाल बन सकता है, चूँकि हिंद आर्याई का ज़माना इतने बार पूछा जा चुका है कि अगर अब सवाल नए तरीके से बनते हैं तो यही सब सवाल बनेंगे। अब बताइए कि प्राकृत के जो ज़माना है, यानी प्राकृत की तीसरी किस्म जो है अपभ्रंश, उसका ज़माना कब से कब तक का है? तो कह रहे 500 1000। ये उस्ता हिंद आर्याई दौर का आखिरी मरहला है। उसको आपको लिख लेना है, जैसे है वैसे लिख लीजिए कापी में, फिर समझ में नहीं आएगा तो हम उसके लिए बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी आप लिख लीजिए। अपभ्रंशों के खात्मे के बाद उस्ता हिंद आर्याई दौर का भी खात्मा हो जाता है, यानी अपभ्रंश का खात्मा होता है तो साथ में किस चीज़ का खात्मा होता है? उस्ता हिंद आर्याई का। तो अब एक सवाल ये भी है कि उस्ता हिंद आर्याई के ज़माने में किस ज़ुबान का रिवाज था? अपभ्रंश का। अब एक सवाल, दूसरा सवाल, यहाँ हर सत्र में सवाल बन सकते हैं। ये सवाल पहले बना हुआ भी है और शायद मैं आपको कराऊं सवाल तो इसमें वो सवाल ही मिलेगा भी आपको कि अपभ्रंश के लुग़वी माना क्या है, प्राकृत के लुग़वी माना क्या थे? फितरी ज़ुबान के। संस्कृत के लुग़वी माना शुस्ता और साफ ज़ुबान के हैं, सादा ज़ुबान के। तो अपभ्रंश के लुग़वी माना क्या है? तो बिगड़ी हुई ज़ुबान या भ्रष्ट करप्ट ज़ुबान के। ये आपको याद होना चाहिए। सवाल आया है पहले नेट के पेपर में, किसी भी पेपर में आएगा, सेट में भी आ सकता है, स्टेट होने वाला है, उर्दू का जो पेपर है होने वाला है बिहार में, या बेट जो होने वाला है, जो बिहार में थोड़ा 2 साल से सुन रहे हैं पेपर में अब निकलने वाला है, अब निकलने वाला है, तो याद रखिए। अपभ्रंश की इस्तिलाह दूसरी सदी क़ब्ल मसीह के मुमताज़ क़वायदां और महाभाष्य के मुसन्निफ पतंजलि के आहद से मिलती है, ठीक है। लेकिन उसने ये इस्तिलाह ज़ुबान के माना में इस्तेमाल नहीं की थी, बल्कि अपभ्रंश से उसकी मुराद व अल्फाज थे जो तलफ़ुज़ के एतबार से बिगड़ गए थे। खूब ये तो 3-4 सुतूर जो हैं ना, उसको अच्छे से देखिए, फिर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। या जिनकी सौती हयत मस्ख हो गई थी, मसलन गावी, गोनी, गोता, गो पोतलका, गो पोतलिका जैसे अल्फाज पतंजलि के नज़दीक अस्ल लफ्ज़ गो बमाना गाय की बिगड़ी हुई या मस्ख शुदा शक्लें हैं। यानी इतने जो अल्फाज दिए हैं यहाँ, ये सब एक ही माने में है, यानी गाय का जो लफ्ज़ है इसी को बिगाड़ कर तलफ़्फ़ुज़ से अदा किया गया है, ठीक। ज़ुबान के माना में अपभ्रंश का इस्तेमाल सबसे पहले चंड ने अपनी किताब प्राकृत लक्ष्मण में किया था। ये पैराग्राफ जब ख़त्म हो जाता है मैं आपको समझाऊंगा, जहाँ जहाँ निशान लगा रहा हूँ वहाँ नज़र रखिए। जो 6ठी सदी ईस्वी का एक मारूफ कवायद नवेश गुजरा, 9वीं सदी ईस्वी के एक मारूफ कवायद नवेश रोदरट ने संस्कृत और प्राकृत के साथ अपभ्रंश ज़ुबान की भी तौज़ीह बयान की, लेकिन अपभ्रंश की बाकायदा कवायद 11वीं सदी ईस्वी के कवायद नवेश हेमचंद्र ने लिखी, जो हेमचंद्र शुभदा नवशासन के नाम से मशहूर हुई। अब इस पैराग्राफ में 5-6 सवाल बहुत अहम हैं। नंबर 1, ये बताइए कि अपभ्रंश का ज़माना किस हिंद आर्याई ज़माने के साथ चला था?
या किस हिंद आर्य का ज़माना है जो साथ में था अपभ्रंश के साथ, बताइए, कमेंट कीजिए। उस्ता, कदीम, जदीद, क्या? उस्ता, हिंद आर्य, सब लोग कमेंट कीजिए। ठीक, एक बात। दूसरी बात कि अपभ्रंश का लघुवी माना क्या है? अपभ्रंश का लघुवी माना क्या है, ये बताइए। अपभ्रंश का लघुवी माना क्या है? बिगड़ी हुई जुबान। 2 सवाल हुए। तीसरा सवाल, पतंजलि जो किताब है वह किस जुबान के कवायद पर मुनहसिर है या मुश्तमिल है, ये बताइए। ये सवाल आ सकता है। तो क्या कहा? अपभ्रंश की इस्तिलाह दूसरी सदी क़ब्ल मसीह के मुमताज़ कवायददां और महाभाष्य के मुसन्निफ पतंजलि के अहद से मिलती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो महाभाष्य के मुसन्निफ कौन है? पतंजलि। पतंजलि जो आजकल मशहूर भी है, इस पतंजलि नहीं है, पतंजलि दूसरा नाम था। ठीक है, 3-4 हो गए सवाल। आगे आ जाइए। सबसे पहले जुबान के माना में इसको किसने इस्तेमाल किया? सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, ये बताइए। अभी निशान लगाया हूँ वहाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ जिस पर निशान लगाया हूँ। चंड ने। प्राकृत लक्ष्मण किसकी किताब है? प्राकृत लक्ष्मण किसकी किताब है? चंड की। 6-7 सवाल बताए मैंने आपको। अच्छा, बाकायदा तौर पर अपभ्रंश की कवायद, अपभ्रंश की जो कवायद लिखे गए हैं वह किस सदी में लिखे गए हैं? बाकायदा तौर पर आखिरी सत्र में देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया अभी। 9वीं नहीं, देखिए अपभ्रंश की बाकायदा कवायद 11वीं सदी ईस्वी के कवायद नवेश हेमचंद्र ने लिखी, जो हेमचंद्र शुभदा नवशासन। ये आपको याद होना चाहिए। इस पैराग्राफ में इतने सवालात हैं जो कभी भी बन सकते हैं, इसमें से एक आध बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको दिल नहीं लग रहा है, आना जाना लग रहा है, तो आने जाने से काम नहीं बनेगा, इसको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे आ जाइए। हेमचंद्र से आया था सवाल, इस बार वही बता रहा हूँ ना, इधर सवाल आते हैं तो याद नहीं रहते, इसलिए अच्छे सुनिए, कम इसलिए पढ़ा रहा हूँ। जब दूसरी प्राकृतें अदब बन गई तो उनका इर्तिका मुख्तलिफ नहज पर होने लगा। ये मासूम का सवाल है, कौन सी किताब है? आपको कौन सी किताब का सवाल बाद में कीजिए, आप स्क्रीन पर देखिए और लिखिए चीज़ों को, फिर हम आपको बताएंगे कौन सी किताब है क्या। ये सवाल अच्छा नहीं है। और आवाम से उनका रिश्ता टूट गया, चुनांच ये आवाम से अलग थलग हो गई। ज़ुबान दूसरी डगर पर इर्तिका पाने लगी। अवाम ने प्राकृत के अल्फाज को तोड़ मड़ोड़ कर और उनकी शक्लें बिगाड़ कर बोलना शुरू कर दिया। यही टूटी फूटी यानी ब्रोकन अंग्रेजी में और बिगड़ी हुई करप्ट ज़ुबान अपभ्रंश कहलाई, जो ऊपर आ चुका था। इस तरह के लिसानी तब्दीलियाँ दबे पाँव और फितरी तौर पर वाक़ होती हैं। लिहाजा ये कहना बेजा न होगा कि जिस तरह लिसानी तब्दीली के अमल से संस्कृत से प्राकृत पैदा हुई, इसी तरह प्राकृत में तब्दीली के नतीजे में अपभ्रंश तश्कील पाई। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि प्राकृत की नई या बिगड़ी हुई शक्ल अपभ्रंश कहलाई। खूब याद रख लीजिएगा, यानी प्राकृत की बिगड़ी हुई शक्ल कौन सी जुबान है? अपभ्रंश है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि प्राकृत की नई या बिगड़ी हुई शक्ल अपभ्रंश है, ये भी कह सकते हैं। बाज़ माहिरीन लिसानियात अपभ्रंश को प्राकृत की ही एक शक्ल तस्लीम करते हैं और उसे तीसरी प्राकृत के नाम से याद करते हैं। कुछ लोग जो हैं हफ्ते में 2 दिन पढ़ने के कायल हैं, कुछ लोग हफ्ते में 6 के 6 दिन पढ़ने के कायल हैं, कुछ लोग ऐसे में जो 7 दिन पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग वो बनिए हफ्ते में 7 दिन, जब खाना रोज़ है, पीना रोज़ है और दीगर ज़रूरियात रोज़ हैं, तो पढ़ाई क्यों नहीं? भाई पढ़ाई ही से तो आगे बढ़ेंगे ना हम और आप, जो जिस मनहज पर है, जो नहज पर है, जहाँ भी काम कर रहा है, या 1-2 दिन 4 दिन आए, 10 मिनट देखे क्लास, किसी भी क्लास में, यहाँ नहीं, किसी भी क्लास में 10 मिनट ज्वाइन किए, इंजॉय किए, देखा कौन कौन ज्वाइन है, चल दिए, इससे आपको क्या मिलेगा?
सिवाय इसके कि वक्त के ज़िया के और क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ी बहुत किसी से आप मैसेज करके फ़ोन करेंगे, अच्छा फला जगह ज्वाइन किया था या पढ़ाने में उनसे गलती हो गई थी, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, ताकि जहाँ भी ज्वाइन हुई है तो आप सोच लीजिए कि 1 घंटा आधा घंटा अब इस टाइम देंगे, वहाँ से कुछ नई चीज़ हम लेकर आएंगे। अब आधा घंटा या 20 मिनट आप देखे, आप छोड़ के चल दिए बीच में, तो आपको लगेगा अरे यूं ही सुन लिए थे। अब इस पैराग्राफ में आपको 7-8 सवाल मैंने लिखवाए, और आपको 7-8 सवाल आप कॉपी में लिख लेते हैं तो आप उनसे आगे हैं जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा। यकीन मानिए, आप पूछ लीजिए, मैं गारंटी कहता हूँ जो सवाल मैंने अभी लिखवाए हैं आप उन बच्चों से पूछे जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किया, उनको दिमाग नहीं चकरा जाता, मुझसे पूछिएगा। इसमें कोई भी सवाल, एक आध मशहूर है जो मैंने बता दिया था कि सवाल आ चुके हैं, उसके अलावा पूछ लीजिए। इसीलिए पाबंदी के साथ ज्वाइन कीजिए और गौर से सुनिए। हम आपको खुद मौका देते हैं आखिर में 10 मिनट, आप जो पूछना है पूछिए। चलिए करें यूँ तो अपभ्रंश के नमूने 3री सदी ईस्वी के दौरान तसनीफ शुदा संस्कृत नाटकों में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसे बाकायदा ज़ुबान की हैसियत 6ठी सदी ईस्वी में हासिल हुई। अपभ्रंश, ठीक है, जब एक तरक्की याफ्ता ज़ुबान बन गई तो उसका इस्तेमाल अदबी मकासद के लिए भी होने लगा। अब अपभ्रंश में अदबी सरगर्मियों का सिलसिला 1000 सन्ने ईस्वी के बाद भी जारी रहता है, लेकिन अब बोल चाल की ज़ुबान की हैसियत से उसका इर्तिका 1000 तक पहुँचते पहुँचते रुक जाता है, और अपभ्रंशों की जगह जदीद हिंद आर्याई बोलियाँ और ज़ुबानें इर्तिका पाने लगती हैं। यानी तरतीब देख रहे हैं, यानी अब अपभ्रंश के बाद जदीद हिंद आर्याई की बात आने लगी, क्योंकि अपभ्रंश के ताल्लुक किससे था? उस्ता हिंद आर्याई से। इस तरतीब को याद रखिए। अपभ्रंश दूर दराज के इलाकों तक बोली जाने वाली ज़ुबानें थीं। ये पंजाब से लेकर राजस्थान और राजस्थान से लेकर बंगाल तक के वसी इलाके में फैली हुई थी। अपभ्रंशों का अदब जो आज भी दस्तयाब है, बेशुमार मकामात पर तख्लीक किया गया था, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, बुंदेलखंड, बंगाल वगैरह। इससे यह अंदाज़ा होता है कि 10वीं सदी ईस्वी के अख्ताम तक अपभ्रंशें पूरे हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक फैल चुकी थी। 6ठी सदी ईस्वी में इसको ज़ुबान की हैसियत हासिल हुई और 11वीं सदी तक चली थी, यानी 10वीं सदी तक पूरी मुकम्मल फैल गई थी। यानी 500 साल, जो 600 साल इसका जो वक्फा है, दौरानिया है, उस दौरानिए में ये ज़ुबान पूरी तरह से उरूज पर पहुंच गई थी। ठीक है, हाँ जी आगे। अपभ्रंश प्राकृत से पैदा हुई है। सीधे सीधे अगर सवाल आ जाए एक लाइन में कि अपभ्रंश ज़ुबान किस से पैदा हुई है, बताइए? प्राकृत से। मैं फिर से दोहरा देता हूँ पीछे से, अगर ये सवाल आ जाए कि प्राकृत किससे पैदा हुई है तो संस्कृत से, याद कीजिए, ठीक है। और जदीद हिंद आर्याई किससे पैदा हुई है तो ये अपभ्रंश से, ये सब याद कीजिए। सादिका खुर्शीद, ये जो है, जो ग्रुप का लिंक है, आज के क्लास का लिंक, ये आप अपने ग्रुप में भेज दीजिए। जो क्लास का आपका ग्रुप है जिसमें मशहूर सर भेजे थे आप लोगों को, उसमें आप इसको मैसेज को भेज दीजिए, ताकि जो ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर लेंगे। याद रख लीजिए, आज सेकेंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन होगा। उसके बाद फिर ये क्लास नहीं मिलेगी, क्लास उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि 1 हफ्ता हो गया, मैंने 3 दिन कहा था तो 1 हफ्ते मैंने दे दिया मौका। फिर जो लोग ज्वाइन हैं उन्हीं को हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। मशहूर कवायद नवेस मार्कंडे ने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई। ये याद करने की चीज़ है आपको, यानी अपभ्रंश का मशहूर कवायद नवेस कौन है? मार्कंडे। इसने कितने किस्में बताई हैं? 3 किस्में बताई हैं। कौन कौन? जूनागर अपभ्रंश, उपनागर और प्राचट। ये आपको याद कर लेना है, जो यहाँ है, जो यहाँ है ना, ये आपको याद करनी है 3 किस्में। एक और आलिम GV टगारे ने अपभ्रंशों को इलाकाई बुनियाद पर मशरिकी, मगरिबी और जुनूबी अपभ्रंश में तकसीम किया है, यानी इन्होंने भी 3 में तकसीम किया है। ठीक है, आगे आ जाइए। लेकिन बेशतर आलिमों ने अपभ्रंश की मुंदरजा झैल 5 किस्में बताई हैं। सबको याद रखना है। आप कहेंगे सर किसको याद रखें किसको छोड़ें, हम कभी भी नहीं कहेंगे कि याद कीजिए दूसरे को छोड़िए, चूँकि इम्तिहान में जो सवाल बनाने वाले हैं वो हम नहीं हैं, कोई और हैं। उनके जी में जो आएगा वो बनाएंगे, वो पूछेंगे। चूँकि ये सिलेबस में है तो हमें सबको पढ़ना है, सब पर नज़र रखनी है, ये याद रखिए। चलिए, अब 5 कौन कौन सी है? आप में से कोई एक आदमी मैसेज कीजिए, चूँकि मैं किरत भी कराता हूँ तो किरत भी ज़रूरी है। चलिए, आप में से कोई एक आदमी मैसेज कीजिए जिसको पढ़वाना है अभी।
कौन पढ़ेगा आप में से? मैसेज कीजिए पहले, फिर मैं नाम लूँगा। चलिए पढ़िए, रेशमा पढ़िए। शोरशीली अपभ्रंश। हम्म शोरशीली अपभ्रंश शोरशीली प्राकृत से निकली है। हम्म इसका इलाका हम्म जो शोरशीली प्राकृत का हम्म 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 बस, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। आगे पीछे सबसे होता है, हमसे भी होता है बोलने में। माइक बंद कर लीजिए आप। ठीक है, अच्छा पढ़ा आपने। ये अव्वलु जिक्र है, ये लफ्ज़ है अव्वलु जिक्र। ठीक है, और भी आगे पीछे होता रहता है, कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। अव्वलु जिक्र मतलब वो तो है जो ऊपर जिक्र किया जा चुका है। ठीक है, इसमें कुछ सवालात हैं, मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कहा कि शोरशीनी अपभ्रंश, शोरशीनी प्राकृत से निकली है, और इसका भी इलाका वही है जिसका शोरशीनी प्राकृत का था, यानी मथुरा का इलाका था। ठीक है, इसके बतन से यानी शोरशीनी अपभ्रंश से कौन कौन सी जुबानें निकली हैं, इस पर गौर कीजिए आप। करें खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती, चार। अब शोरशीनी अपभ्रंश से कितनी बोलियां हो गई? चार। कौन कौन, इसको याद कर लीजिए। राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली गुजराती, या खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, ये चार बोलियां हैं। ठीक है, शोरशीनी अपभ्रंश की। अब इसमें एक लफ्ज आया था खड़ी बोली। खड़ी बोली का ताल्लुक या उर्दू और हिंदी का जो असल है वो कौन सी बोली है? वह खड़ी बोली है। कौन सा है? वह खड़ी बोली है। और खड़ी बोली पांच बोलियों के मजमूए का नाम है। यानी खड़ी बोली का ताल्लुक जो है मगरिबी हिंदी से है, और उर्दू और हिंदी का ताल्लुक खड़ी बोली से है। और मगरिबी हिंदी ये क्या चीज़ है भाई? तो कह रहे हैं कि ये पांच बोलियों के मजमूए का नाम खड़ी बोली है, ये मगरिबी हिंदी है। पांच बोलियों के मजमूए का नाम मगरिबी हिंदी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें कह रहे हैं खड़ी बोली, तो खड़ी बोली का ताल्लुक बराह रास्त, अगर ये सवाल लिया जाए कि मगरिबी हिंदी के किस बोली से बराह रास्त उर्दू और हिंदी का ताल्लुक है, तो खड़ी बोली से। चलिए, किसने कहा था पढ़ने के लिए? इसके बाद ये समझ में आ गया। इसके बाद हाँ पढ़िए, दूसरा पढ़िए। हम्म हम्म खत्ते नहीं, इसको खित्ते पढ़ते हैं तय्यबा, इसको खित्ते पढ़ते हैं। हम्म 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 बस मन कर लीजिए, यही तरीके का है। अब इसको हम देखते हैं कि मागधी अपभ्रंश, इससे पहले हमने पढ़ लिया था लेकिन तफसील के साथ फिर बता रहे हैं कि मागधी अपभ्रंश का ताल्लुक बताइए किस इलाके से है, बताइए। तो कह रहे हैं बंगाल, असम और उड़ीसा और बिहार के इलाके से है। ठीक है, इन इलाकों की जदीद ज़ुबानें बंगाली, असामी, उड़िया और बिहार के तकरीबन तमाम बोलियां मागधी अपभ्रंश से निकली हैं।
आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो आप याद कर लीजिए, आपसे सवाल अगर आ जाए। बिहार में जो पेपर होने वाला है अभी, पेपर में तो हंगामा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का आने वाला 2 साल से हंगामा ही है कि आ जाएगा बिहार की तमाम बोलियां किस जुबान से निकली हैं, बताइए जल्दी से। नहीं देख रहे हैं, कमेंट कीजिए आप। मागधी अपभ्रंश, बिहार की तमाम बोलियां किससे निकली हैं? मागधी अपभ्रंश से। मगरिबी मागधी अपभ्रंश की बोलियों को जॉर्ज ग्रेसर ने बिहारी का नाम दिया। यह कौल है, ये कौल है। पूछा जाएगा कि किसने, किसका कौल है या किसने अपभ्रंश की तमाम बोलियों को बिहारी के नाम से याद किया है, बिहारी बोली करार दिया है? ग्रेसर ने। याद कर लीजिए, इधर से सवाल कभी भी बन सकता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद कर लीजिए कि बिहार की कितनी बोलियां हैं? 3। कौन कौन सी हैं? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मोतिहारी और रक्सौल के इलाके के शायद जुबान को भोजपुरी कहते हैं, और मैथिली इधर शायद सीतामढ़ी के इलाके की तरफ का शायद मैथिली बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, इसको याद रखना है, जो बता रहा हूँ इसको याद रखना है। मगही हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो गया, तीनों सब लोगों ने बांट लिया अपना अपना, ठीक है। हाँ, अच्छा अर्धमागधी। अब अर्धमागधी की बात आ गई है फिर से, देखिए। अर्धमागधी अपभ्रंश शोरशीनी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश के दरमियान के इलाके की जुबान थी। उससे मशरकी हिंदी की बोलियां मारजे वजूद में आई, जिनमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मशरकी हिंदी कितनी बोलियां, सवाल आ चुका है। मशरकी हिंदी, हिंदुस्तानी नहीं, 3। कितनी बोलियां हैं? 3। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी इलाका अवध की बोली है जिसका मरकज लखनऊ है। लखनऊ का पुराना नाम अवध ही है, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, उसका इर्तिकाब महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है। ये महाराष्ट्र के इलाके की ज़ुबान है, महाराष्ट्र के इलाके की ज़ुबान है। इसके बतने से मौजूदा मराठी ज़ुबान का इर्तिका हुआ है। शुमाल मगरिबी अपभ्रंश 2 ज़ुमरों में मुनक़सिम है। ये वाऊ हो गया है ना, ये 2 ज़ुमरों में मुनक़सिम है। कौन? प्राचर अपभ्रंश, उसका इर्तिका सिंध के इलाके में हुआ है और उसी से सिंधी है। और इसका दूसरा हिस्सा कैकई अपभ्रंश, उसका मगरिबी पंजाब से पैदा हुआ जिससे लहिंदा है, ठीक है। शुमाल मगरिबी अपभ्रंश की 2 किस्में, कौन कौन? प्राचर अपभ्रंश जिससे सिंध निकली है, सिंधी जुबान निकली है, और कैकई अपभ्रंश जिससे मगरिबी पंजाबी निकली है, ठीक है। आ जाइए आगे। ये वो सफ़हात हैं, ये वो सुतूर हैं, सत्र के जमा सुतूर, जो बहुत अहम है और बहुत बारीकी के साथ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना क्या होता है कि हम आपको कहीं कहीं से कॉपी पेस्ट करते, PDF बना देते, मस्त, आप भी खुश, मेरा भी काम हल्का। ये 5 दिन में हम पढ़ें 15-20 सफ़ा, ऐसा 5 दिन में तो आधा आधा हो गया रहता, आधा और ख़त्म कर देते हम फट से। लेकिन ऐसा नहीं, ना मुझे पसंद है और उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, उसका वज़न भी नहीं होगा और बेवैल्यू हो जाएंगे, बेवकाती के शिकार हो जाएंगे। कहेंगे PDF से पढ़ा था, PDF कोई मानेगा नहीं, लोग हंसने लगेंगे। इसलिए किताब से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं मस्ती के साथ। आ जाइए आगे। यहाँ देखिए, वीरेंद्र वर्मा ने पेशाजी अपभ्रंश का भी जिक्र किया, जो पेशाजी प्राकृत से इर्तिका पजीर हुई। पेशाजी अपभ्रंश से ही 1000 सन् ईस्वी के बाद 2 ज़ुबानें, नहीं 2 नहीं है, क्या लिखा बताइए तो? दार्दिक यानी दर्द ज़ुबानें, लैंग्वेज मसलन कश्मीरी वगैरह पैदा हुई हैं। दुर्द पढ़ लीजिए उसको, वो अरबी में, अंग्रेज़ी में दार्दिक लिखा है, ठीक है। ये पढ़ लिया, उस्ता पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम जदीद हिंद आर्याई को आज देखते हैं, फिर हमसे बात करेंगे, सवाल करेंगे आपसे। तो हिंद आर्याई की कितनी किस्में थी, ये बताइए कमेंट करके। हिंद आर्याई की कितनी किस्में थी बताइए? 3 किस्में थी, कदीम हिंद आर्याई, उस्ता हिंद आर्याई। अब हम जदीद तक पहुँच रहे हैं। कहने सन 1000 सन् ईस्वी तक पहुँचते पहुँचते अपभ्रंशों का खात्मा हो जाता है। 500 से शुरू होता है, 1000 तक आ जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उनकी जगह पूरे शुमाली हिंदुस्तान में मगरिब ता मशरिक भांत भांत, ये सवाल आया हुआ है, यानी तरह तरह, ये सवाल आया हुआ है। भांत भांत का क्या मतलब होता है? तो तरह तरह की बोलियां और ज़ुबानें सर उठाने लगती हैं।
जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों के इर्तिक़ा की तारीख़ यहीं से शुरू होती है। इसी आहद में शुमाली हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू होता है। मुसलमान एक कौम न थे, बल्कि उनमें तुर्क, ईरानी और अफ़गान भी शामिल थे। ये अगर सवाल आ जाए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद किस दौर में हुई है, कदीम हिंद आरियाई में, जदीद हिंद आरियाई में, उस्ता हिंद आरियाई में, तो क्या जवाब होगा? जदीद हिंद आरियाई में। किस दौर में? जदीद हिंद आरियाई में। चलिए, इन मुसलमानों ने आकर न सिर्फ सुकूनत इख्तियार की, बल्कि उनमें से कुछ लोगों ने हुकूमत की बागडोर भी संभाली। पहले उनका तसल्लुत पंजाब में हुआ। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द कि जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया तो किस जानिब रुख किया? दक्कन की जानिब, बंगाल की जानिब, पंजाब की जानिब या दिल्ली की जानिब? ये आपको देखने को मिलेगा, पंजाब की तरफ। फिर ये लोग आगे बढ़ते हुए दिल्ली तक पहुंच गए और 1193 ईस्वी में दिल्ली को फतह करके वहां अपनी बाकायदा हुकूमत कायम कर ली। याद रखिएगा, 1193। इस सियासी तब्दीली के दुर्रस नतायज मुरतब हुए और शुमाली हिंदुस्तान में समाजी, तहजीबी और सकाफती नीज़ लिसानी सतह पर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रोनुमा होने लगीं। सुनीति कुमार चटर्जी, मुतवफ़ा 1977, इनका नाम लिख लीजिए और पैदाइश वफ़ात दोनों लिख लीजिए। यहाँ सिर्फ वफ़ात का जिक्र है, तो आप में से कोई कमेंट कीजिए कि इनकी पैदाइश क्या है। 1977 में इनकी वफ़ात है, पैदाइश क्या है बताइए। सुनीति कुमार चटर्जी जो माहिर लिसानियात हैं, बताइए इनकी पैदाइश क्या है, सन पैदाइश। कापी में लिख लीजिए, इसको नीचे लिख लीजिए वफ़ात और गूगल मारिए कितना है, 1890। चलिए, अगर मुसलमान, देखिए ये सवाल फिर से मैं रुक जाता हूँ यहाँ, इसलिए रुक रुक कर पढ़ रहा हूँ, मस्ती से मुझे उतनी बेचैनी नहीं है और जो लोग मेरे साथ लगे हुए हैं उनको भी बेचैनी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सीधे यहीं से ये सवाल उठा हुआ है, 10 मरतबा कम से कम पूछा जा चुका है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सवालात में कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आए होते तो जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर होती। ये कौल किसका है? ये सवाल आ चुका है कि अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आए होते तो जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों के अदबी आगाज़ व इर्तिक़ा में 2-1 सदी की ज़रूर ताख़ीर होती। सुनीति कुमार चटर्जी। चलिए, ये सवाल आ चुका है। जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों के आगाज़ व इर्तिक़ा की तारीख़ सन ईस्वी 1000 सन ईस्वी तस्लीम की गई है, लेकिन इन ज़ुबानों में अदब लगभग 13वीं सदी से परवान चढ़ता है। तमाम जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानें और बोलियाँ किसी न किसी अपभ्रंश से पैदा हुई हैं, इसलिए उनके न सिर्फ इलाक़े मुतय्यन हैं बल्कि बाज़ इलाक़ाई लिसानी ख़ुसूसियात भी उनमें अब तक पाई जाती हैं। तो आपको क्या मिला? जदीद हिंद आरियाई का ज़माना बता दीजिए इस पैराग्राफ से, और इसको आप इस पैराग्राफ में आपको ये मिला कि मुसलमानों की जो आमद हुई है हिंदुस्तान में, वह जदीद हिंद आरियाई दौर में हुई है। और किस इलाके में हुई? सबसे पहले पंजाब की जानिब। थोड़ा सा और पढ़ा दें, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और यहाँ तक पढ़ा देते हैं, क्योंकि आज मेरी भी तबीयत, देखते थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, बताऊंगा फिर आखिर में क्या मामला पेश आया है। जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों की गिरोहबंदी। जात ग्रेसन ने जदीद हिंद आरियाई ज़ुबानों को उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ज़ुबानों में तकसीम किया। सीधा सीधा सवाल आएगा कि जदीद हिंद आरियाई को 2 हिस्सों में किसने तकसीम किया है? जात ग्रेसन ने। ये आपको याद रख लेना है, जात ग्रेसन ने तकसीम किया है अंदरूनी और बैरूनी के नाम से। उनकी मुकम्मल गिरोहबंदी झैल में पेश की है। बैरूनी ज़ुबानें देखिए, शुमाल मगरबी शाख यानी लहिंदा, मगरबी पंजाब और सिंधी। जुनूबी शाख मराठी, पढ़ लीजिए, सिर्फ बहुत अहम नहीं लेकिन पढ़ लीजिए, फिर भी याद रखिएगा। मशरक़ी शाख आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। इसी में भोजपुरी भी आ गई ना, मैथिली, मगही, भोजपुरी। मशरक़ी आसामी, मशरक़ी शाख में क्या क्या है? आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। ठीक है, ये क्या हो गया? चलिए, उस्ता ज़ुबानें देखिए, आजा भाई आजा। हाँ, उस्ता ज़ुबानें यानी क्या टच करने पर होने लगता है। मशरक़ी हिंदी, मशरक़ी हिंदी की बोली अभी ऊपर याद कराया था, कितनी है?
अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहार की कितनी बोलियां हैं, एक मतलब बताइए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। 3 हैं, कौन कौन सी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। अच्छा, मशरकी हिंदुस्तान की कितनी बोलियां ये बताइए तो। मशरकी हिंदुस्तान की कितनी बोलियां हैं और कौन कौन? 4 बोलियां हैं, हिंदुस्तान बोलना हो। मशरकी हिंदी 3, मशरकी हिंदुस्तान 4। देखिए, असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। ठीक है, जब मशरकी हिंदी आएगी तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहार की भी 3 बोलियां है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। चलिए अब ये देखिए, अंदरूनी ज़ुबानें, मगरिबी हिंदी। अच्छा, मगरिबी हिंदी के बारे में अगर आ जाए कि मगरिबी हिंदी का ताल्लुक अंदरूनी से है या बैरूनी से है, सिर्फ सीधा सीधा सवाल आ जाए तो क्या कहेंगे? अंदरूनी से है। खड़ी बोली, खड़ी बोली से निकली है उर्दू और हिंदी ज़ुबानें। हरियाणवी। अच्छा, मैं फिर एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसमें और बताया तो फिर से बता देता हूँ। खड़ी बोली और हरियाणवी जो है ना, खड़ी बोली और हरियाणवी ये एक ग्रुप में है। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ये दूसरे ग्रुप में है। इसकी वजह क्या है मैं बता रहा हूँ। खड़ी बोली और हरियाणवी वो अ का लहजा रखती है, अ। और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी ऊ का लहजा रखती है, इसलिए इसको 2 गिरोह में तकसीम किया गया है। अच्छा, इसका नाम किसने दिया है? ग्रेयर्सन ने। ठीक है, आ गया जी। फिर कह रहे हैं कि पंजाबी, गुजराती, बाकी, हाँ ठीक है, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भेली, खानदेशी ये सब इसी में है। ये आप याद कर लीजिए, हो सकता है कभी सवाल आ जाए। राजस्थान पेपर जाएंगे तो हो सकता है ये सवाल आ जाए कि राजस्थानी बोली में कौन कौन सी है, तो मारवाड़ी, मेवाड़ी उसी का दूसरा नाम है, मालवी, जयपुरी, मेवाती। राजस्थान का भी असिस्टेंट प्रोफेसर देने जाएंगे तो ये सवाल आ सकता है। पहाड़ी बोलियाँ, मशरकी पहाड़ी, दरमियानी पहाड़ी, मगरबी पहाड़ी। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और देखता हूँ अगर और कुछ है तो और भी पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाना तो ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहा था, कुछ सामने रमज़ान है, लेकिन कुछ ना कुछ रोज़ लगा ही रहा है। और पढ़ा दें, मेरे ख्याल से और पढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए कि एक सेकेंड, थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, ये तो अब मुश्किल नहीं है। ये एक नया सबक यहाँ तो शुरू हो जाएगा कल से। हवाशी मतलब यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से सिर्फ आप लोगों को पढ़वाऊँगा किसी किसी से, क्योंकि समझाने वाले जैसे खुलासा है। अभी ये जिसको समरी बोलते हैं आप अंग्रेज़ी में, ये लुबे लुबाब है। आप में से कौन पढ़ेगा? 2 सफ़ाए पढ़ लेते हैं इसको, फिर नया सबक शुरू करेंगे। रोज़ तो कुछ लगा ही हुआ है, जो रमज़ान आ जाएगा तो और उसमें दिक्कत होगी, मतलब उतना सब लोग रोज़ा रहेंगे तो अभी थोड़ा पढ़ लेंगे। कौन पढ़ेगा आप में से? कमेंट कीजिए अपना नाम जल्दी से। सफ़ा, SAFFA, आप पढ़ना चाह रही हैं या पढ़ना चाह रहे हैं? चलिए पढ़िए, आप में से कोई एक आदमी सही से पढ़िएगा, इत्मीनान से पढ़िए। हम्म, और 9 वारिद मुसलमानों में। हम्म, देख कर पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। नूहे नहीं, नवाहे दहली। न,
हम्म। 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 नवा नहीं, आपको मैंने अब ऊपर बताया था नौवारिद। ये देखिए इसको फिर से, बाज वजू से। हम्म, चलिए। हम्म। हम्म। असलो असास, असल नहीं। कल अगर आपने क्लास ज्वाइन किया था तो आपने सुना था, मैंने बताया था। असल, असलो व असास है, असलो असास है, असल नहीं। ठीक है। ठीक है। चलिए। हम्म। 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 बस, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। लेकिन मेरा काम है कि उसमें और निखार पैदा करवाना। अगर मैं छोड़ देता आपको तो फिर क्या फ़ायदा पढ़ने का। मेरा काम है ना टोकना, बताना। तो अगर मैं नहीं टोकूंगा तो कैसे काम चलेगा, नहीं चलेगा ना। मेरा काम है और अच्छा कराना। ये जो अभी मैंने निशान लगाया ना, ये लाइन, इस लाइन से कई एक मरतबा सवाल बन चुके हैं कि उर्दू का कदीम नाम क्या है। हिंदी, हिंदवी, रेख्ता। अब जो रेख्ता का जो नाम है ना, ये बाद में है। तरतीब देख लीजिए, किताब में जो तरतीब मुसन्निफ़ कायम करता है ना, तो कुछ सोच समझ कर करता है। पहले इसका नाम हिंदी, हिंदी से फिर हिंदवी, फिर रेख्ता, इस तरह फिर जाके उर्दू। चूँकि आगे सब ऊपर पढ़ चुके थे, ये इसके खुलासा बयान कर रहे हैं। चलिए, अब कोई दूसरा कोई पढ़िए यहाँ से जल्दी से। कोई एक दूसरा कोई पढ़िए। पढ़िए। हाँ पढ़िए एजाज, हाँ पढ़िए। अस्मा। हम्म। 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 फेल। हम्म। 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 मोतद बिही, मोतद बिही हिस्सा। हम्म। हम्म। ज़्यादा मतलब पैदार, पैदावार, बस। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या कवायद के बारे में, तो कवायद इसमें है। सवाल ये, माइक बंद कर लीजिए। ये सवाल आता है कि खड़ी बोली की खुसूसियत बताइए। तो खड़ी बोली, बोली की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वह खड़ा जो ज़बर है, जिसको बोलते हैं यहाँ भोजपुरी में या अपनी ज़ुबान में, ठेठ ज़ुबान में, खड़ा ज़बर। तो खड़ा ज़बर पर ही ख़त्म होता है ये लफ्ज़। देखिए मिसाल के तौर पर दिया, इसमें कभी मिसाल दिया है, ज़मीर का भी मिसाल दिया है, ज़मीर की भी मिसाल दिया है। मिसाल जो कि मुअन्नस है, इसमें की भी मिसाल मौजूद है, ज़मीर की भी मिसाल मौजूद है, सिफत की भी मिसाल मौजूद है। घोड़ा नाम है, ठीक है। मेरा, तुम्हारा, तुम सबका ज़मीर है। अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, सिफत है, अलिफ ख़त्म, अलिफ पर है।
आया, गया, बैठा, पढ़ा, फेले। तो ये आपको याद रख लेना है। जो अलिफ पर ख़त्म हो वो खड़ी बोली की मिसाल है। यानी क्या कहा, खड़ी बोली की सबसे बुनियादी खुसूसियत क्या है, वो किस पर ख़त्म हो, कि उसके अस्मा हो के ज़मायर, अफ़ाल हो कि सिफ़ात, सब किस पर ख़त्म होते हैं, अलिफ पर ख़त्म होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। दूसरा ये कि जो हमारा उर्दू का जो ढांचा है या उर्दू की ज़ुबान से निकली है वो खड़ी बोली से निकली है, ये आपको याद रख लेना है। तीसरा ये आपको इस पैराग्राफ में याद कर लेना है कि खड़ी बोली का जो इलाका है वह क्या है, नवाहे दिल्ली, नाहियतुन जमा नवाह, नाहियतुन जमा नवाह इलाका अरबी ज़ुबान का ये लफ्ज़ है। जैसे मिसाल के तौर पर कहेंगे इन्ननी ज़ाहिबुन इला नाहियत दिल्ली, मैं दिल्ली के अतराफ़ की तरफ जा रहा हूँ, या दिल्ली की तरफ मेरा अज़्म है, इरादा है। ठीक है, आ गया जी, ये हो गया। अब यहाँ से कोई और पढ़िए, चलिए जल्दी से पढ़ लीजिए, बस मिसाल है, कुछ नहीं है। कौन पढ़ेगा आप में से, हिम्मत कीजिए। जो पढ़ेंगे उनका फ़ायदा होगा। पढ़ाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, आपका काम है करना। अगर आप सोच, हाँ पढ़िए। हम्म 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 पढ़िए। हम्म हम्म एक सेकेंड, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ज़ुबान जो है आज से 300, 400, 500, 1000 साल पहले की ज़ुबान है। लेकिन बतौर मिसाल हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसको हम मिसाल के तौर पे ज़रूर रखें, चूँकि ये हमारा इल्मी वर्सा है, इल्मी विरसा है, जिसको विरसा लफ्ज़ सही है, इल्मी विरसा है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। अब इसको यहाँ जिक्र क्यों किया हम लोगों ने, माइक बंद कर लीजिए, खड़ी बोली के ज़िम्न में। भल्ला पर देखिए तशदीद है, माइक बंद कर लीजिए। इल्मो क्या नाम है आपका, भैया माइक बंद कर लीजिए प्लीज़। हाँ ठीक है, भल्ला पर तशदीद है। ठीक है, आ मारिया अलिफ है, महारा अलिफ है। ये दिखाना चाह रहे हैं, उसकी मिसाल दे रहे थे, खड़ी बोली की शक्ल दिखाना चाह रहे थे। देखिए लज्जे, सयाह, इस पर तशदीद है, भग्गा, ये दिखाना चाह रहे हैं। कर इन अल्फाज पर गौर कर, मसलन भल्ला तो भला, हुआ अलिफ मदिया कर दिया हवा है, मारिया मारा गया। ठीक है, आगे आ जाइए। महारा ज़बरदस्ती को, मतलब उसमें क्या कहते हैं, पुरतकल्लुफ़, तकल्लुफ़ भरी, और उसमें और पुर लगा दीजिए, पुरतकल्लुफ़ अल्फाज हैं ये। हमारा को महारा, भागा भागा को भग्गा कर दिया। तो ये मिसाल दे रहे हैं। तो एक मिसाल आप इसको याद रख लेना है, खड़ी बोली अलिफ पर ख़त्म होते हैं, ख़त्म होती है, और दूसरा मुशद्दद होते हैं, उसके जो हरूफ होते हैं मुशद्दद होते हैं। चलिए आगे। कर इन शक्लों से मिलकर शुमाली हिंदुस्तान में एक ऐसी बोली की पैदा हुई जो बाद के दौर में खड़ी बोली कहलाई, यानी यही मुशद्दद अल्फाज से मिलकर उर्दू ज़ुबान के असास इसी खड़ी बोली पर कायम है। असास मतलब बुनियाद। चलिए, खड़ी बोली के बारे में अभी ऊपर बता चुका हूँ, फिर से देखते हैं। खड़ी बोली को जाट ग्रेडेशन मगरबी हिंदी की बोलियों में शुमार करते हैं, यानी मगरबी हिंदी की जो नाम दिया है 5 बोलियों का नाम, उसमें एक खड़ी बोली है। मगरबी हिंदी दरअसल किसी मखसूस ज़ुबान का नाम नहीं, बल्कि ये दिल्ली और उसके आसपास की 5 बोलियों के मजमूए का नाम है, जिसमें खड़ी बोली के अलावा हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी शामिल है।
भाषा बुंदेली और कन्नौजी शामिल, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है। उर्दू की तश्कील में खड़ी बोली के साथ हरियाणवी का भी अहम हिस्सा रहा है। ये आप एक पॉइंट याद रख लीजिए, तो हो सकता है सवाल आ जाए कि उर्दू की तामीर में, उर्दू की तश्कील में, उर्दू के उरूज में खड़ी बोली के साथ और कौन सी ज़ुबान उसके उरूज में अहम किरदार अदा किया, किस ज़ुबान ने, बताइए, हरियाणवी ने। ये आपको याद रख लेना है। चलिए, जो दिल्ली के शुमाल मगरबी इलाके में बोली जाती है, हरियाणवी याद कर लें, कहाँ बोली जाती है, दिल्ली के शुमाल मगरबी इलाके में। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, हाँ एक सफ़ा और पढ़ लेते हैं इसको। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिंद आर्याई की इब्तदा 1500 कबल मसीह में आर्यों के दाखिला हिंद से होती है, ठीक है। हिंद आर्याई का कदीम दौर 1500 ता 500 कबल मसीह, यानी पूरे 1000 साल तक कायम है। इस दौर में यहाँ संस्कृत ज़ुबान परवान चढ़ी। संस्कृत ज़ुबान का ज़बरदस्त आलिम और कवायद दां पानीनी इसी दौर में गुजरा। अब ये समरी है, कदीम हिंद आर्याई का दौर कहाँ से कहाँ तक है, 1500 कबल मसीह था 500, उसका ज़बरदस्त आलिम कौन है, पानीनी। हिंद आर्याई का दूसरा दौर उस्ता दौर कहलाया, जो 500 कबल मसीह से 1000 सन ईस्वी यानी 1500 साल तक कायम रहा। 1500 साल कैसे थे, यानी कबल मसीह से 500 साल जोड़ लीजिए, और ईसा मसीह के पैदाइश से शुरू हुई तो उससे के बाद मतलब 1000 साल, तो पहले के 5 और बाद के 1000 कितने हो गए, 1500। याद रखना है, कभी हो सकता है सीधे सीधे पूछ ले कि उस्ता हिंद आर्याई का जो ज़माना है वो कितने साल पर मुहित थे, तो 1500 साल पर मुहित है, ठीक है, यानी 1500 साल। इस दौर में प्राकृत और अपभ्रंशें फ़रोग पाती हैं। 1000 सन ईस्वी से हिंद आर्याई का दौर जदीद शुरू होता है, और उसी वक्त से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों के इर्तिका के राह हमवार होना शुरू हो जाती है। उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है। ये सीधे सीधे जो नेट से, पहले नेट में भी ये सवाल आता था और अब भी आता है, जो नेट से जो नीचे लेवल के जो पेपर होते हैं उसमें सीधे सीधे ये सवाल पूछते हैं कि उर्दू कौन सी बोली है, तो जदीद हिंद आर्याई, खड़ी बोली, मतलब इस तरह मिला मिला के देते हैं। तो आपको क्या याद रख लेना है, उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई है, बस सीधे सीधे आपको याद रख लेना है। एक सीधा सीधा जवाब ये भी है, सेट आप प्रोफेसर बनने जाएँ तो आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि उर्दू क्या है, कहते हैं उर्दू सकाफत की ज़ुबान है। तो वहाँ एक सवाल आ गया, सिर्फ उर्दू ही सकाफत की ज़ुबान है, हिंदी क्या है, अंग्रेज़ी क्या है, तमिल क्या है, द्राविड़ी क्या है, बंगाली क्या है, बिहारी क्या है, सवाल आते हैं, बहुत जवाब है इसके। तो एक सीधा जवाब ये कि उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है, बात खत्म, इख्तलाफ कुछ नहीं है। जैसे आप बोलेंगे ना कि उर्दू सकाफत की ज़ुबान है, उर्दू तहज़ीब की ज़ुबान है, फ़ौरन दूसरा सवाल दाग देगा आपको कि क्या हिंदी तहज़ीब की ज़ुबान नहीं है, तो कहेंगे है, तो कहेंगे डिफ़ाइन कीजिए हिंदी से उर्दू कैसे मुख्तलिफ है तहज़ीब के हिसाब से, तो बहुत लंबा जवाब देना पड़ जाएगा, उसको भी ध्यान में रखिए। लेकिन ये सीधे आप रख लीजिए, चूँकि ये सवाल मेरे पर गुजरा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बताता नहीं इस तरह खुल के अपनी बात, मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप आगे ना फंसें। सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि उर्दू क्या है, उर्दू से क्या समझते हैं, तो उर्दू एक जदीद हिंद आर्याई ज़ुबान है, मुख्तलिफ ज़ुबानों से मिलकर तैयार हुई है। आप दीगर जवाब दे सकते हैं। चलिए, जिसकी दाग बेल हिंदुस्तान की दूसरी जदीद हिंद आर्याई ज़ुबानों की तरह 1000 सन ईस्वी के बाद पड़ती है, और मगरबी हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली, उसका माखज बनती है। ये आपका जवाब हो सकता है, खड़ी बोली से निकली है। मगरबी हिंदी शोरशीनी अपभ्रंश के बतने से पैदा हुई है, और शोरशीनी अपभ्रंश शोरशीनी प्राकृत से निकली है, और दीगर प्राकृतों की तरह शोरशीनी प्राकृत की पैदाइश भी संस्कृत से होती है। इसी तरह यह कहना बेजा न होगा कि उर्दू का लसानी ख़ानदान सिलसिला संस्कृत तक जा मिलता है, क्योंकि जदीद हिंद आर्याई जिसमें उर्दू भी शामिल है, कदीम हिंदुस्तान के इस ज़ुबान का तसलसल है, जिसे संस्कृत कहते हैं। ये यहाँ जा छूटा हुआ है नुक्ता, ठीक है। इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू ज़ुबान की एक मरबूत लसानी तारीख़ और शजरे नसब उसका हिंद आर्याई पस मंज़र 3500 साल के अरसे को मुहित है। ये सबक यहाँ तक ख़त्म। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से, आपके पास 5 मिनट टाइम है, 6 मिनट टाइम है। हाँ, एक क्लास मैं और ख़त्म करने से पहले बता दूँ, ये कल आखिरी क्लास होगी, जिसको क्लास लेनी है बहुत सारे लोग ले चुके हैं, जो अभी पशुपेश में हैं, तो पशुपेश में वो रह कर अपना वक्त ज़ाय नहीं कीजिए। आपको 6 दिन बहुत होते हैं क्लास देखने के लिए, आज पाँचवा दिन है, 5वीं क्लास है, बहुत है। एक क्लास में इंसान चेक कर लेता है कि कैसी पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है। इसी तरह यहाँ वहाँ करते रहेंगे, वक्त गुजरता रहेगा। अब मैंने आपको पहले दिन बता दिया था वक्त इतना कम है, तो आप में से अगर कोई लेना चाह रहा है क्लास तो ले सकता है, या कुछ पूछना है किसी को डाउट तो हल कर लीजिए, सोच कर वक्त ज़ाय नहीं कीजिए।